बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान सूरज कुमार मौजूद हैं जो कि फास्ट के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त सिंगापुर में मुकीम हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। मैंने सोचा इनसे पूछा जाए कि भाई सिंगापुर एक डिफरेंट ऑप्शन है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कहाँ क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। तो सूरज, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सूरज, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू योर एजुकेशन और वो सारी चीज़ें, आप ये बताएं कि आपने अपना बचपना कहाँ गुजारा और स्कूलिंग कहाँ पे की? भाई, तो रज़ा बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो नौकोट शहर से है। नौकोट बेसिकली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप कराची से वाया मीरपुर खास अगर आप मिट्टी की तरफ जाते हैं तो मिट्टी से थोड़ा 30-40 किलोमीटर पहले ही एक ये छोटा सा बहुत छोटा सा सिटी है। और मोस्टली कोई इतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और स्कूलिंग वगैरह भी मतलब इट्स जस्ट लाइक काम चला वो तो उस हिसाब से मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सारी नौकोट में हुई थी, जिसमें मैंने 5 क्लास तक फ्रॉम नर्सरी टू 5 तक सारा वहाँ पे एजुकेशन ली थी। और उसके बाद 2009 में बेसिकली फैमिली का ये डिसीजन रहा कि हम नौकोट से अब शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में कंपैरेटिवली अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे एजुकेशन हैं। और फिर लाइक मेरे सिबलिंग्स थी, उनको लाइक मेडिकल के टेस्ट वगैरह की तैयारी वगैरह करनी थी, तो उसकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो जिसकी वजह से ये फैमिली का डिसीजन था टू शिफ्ट टू हैदराबाद। और फिर मेरी जो मिडिल की और सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो सारी हैदराबाद में हुई थी, जिसमें 5 क्लास से 10 तक मैं सेंट बोनावेंचर्स काफ़ी मशहूर स्कूल है एक हैदराबाद का, उसमें था। और उसके बाद 10th के बाद फर्स्ट ईयर इंटर मैंने जो है ना वो प्रिस्टन कॉलेज है हैदराबाद में ही, तो वहाँ से मैंने किया था। तो बेसिकली ये जर्नी रही थी। और 2016 में मेरा जो है ना इंटरमीडिएट मैंने किया था प्रिस्टन कॉलेज से ख़त्म। तो ये कुछ रहे थे इससे, जिसमें मैंने अर्ली एजुकेशन नौकोट से ली थी, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड सिटी है। और फिर हैदराबाद में आए थे। सही। अच्छा, तो जब आप 2016 में सोच रहे थे कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, सो वर यू क्लियर विद योर थॉट्स कि मुझे जो है फास्ट में जाना है, कंप्यूटर साइंस करना है, या एक डिस्टॉर्टेड सा डिसीजन था और फिर वो इवेंचुअली आप फास्ट में आ गए? और वहाँ पे जो आप जहाँ पे भी पढ़ रहे थे, वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग इस तरह कुछ एटमॉस्फेयर था या बस रैंडम डिसीजन लिया था ये? अच्छा, अब मेरे लिए तो टू बी रियली ऑनेस्ट ये थोड़ा टफ डिसीजन था टू गो टू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो सब मेडिकल से हैं। और मतलब और फैमिली का भी यही होता था मोस्टली। या अगर आप बैक 2014 या 2013 के टाइम में जाएं तो कंप्यूटर साइंस इतनी कॉमन नहीं थी टू टेक एज अ फील्ड, खास करके हैदराबाद या जिस एरिया से मैं था। मोस्टली ऐसा होता था कि लड़कियों को मेडिकल में डाल दिया जाता था और लड़कों को इंजीनियरिंग में भी, मोस्टली मेरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है उधर ही, या नस्ट की तरफ देखते थे ज़्यादातर लोग। और उसमें भी फिर फील्ड्स में अगर आ जाएं तो फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको ही प्रेफर किया जाता था। लेकिन मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करूंगा, और पेरेंट्स ने भी उस पर काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे कि और फिर मैंने फर्स्ट ईयर के बाद से अपनी फील्ड्स और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना नैरो डाउन करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे किसकी तरफ जाना है और किस फील्ड्स और किस। तो उसमें बेसिकली मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की थी कि मुझे नस्ट और फास्ट का तो टेस्ट देना है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। और अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन जो है ना मेरे मैंने मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ मैंने रखी थी कि किसी तरीके से मैं कंप्यूटर साइंस ही करूँ, कोई और फील्ड ना नहीं। करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उस वक्त ज़्यादा उस तरफ हो रहा था। और बाकी जो फील्ड्स थी वो मुझे इतना कुछ खास उसमें टू बी रियली ऑनेस्ट नज़र नहीं आता था, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, या इवन अगर आप दूसरी जो पीएनजी एक मशहूर फील्ड है जो पेट्रोलियम की, उसमें भी कोई खास इतना पाकिस्तान में रहते हुए नहीं दिखता था मुझे। तो आई डिसाइडेड कि मुझे इसकी तरफ ही जाना है। और फिर 2016 में सबसे पहले मैंने नस्ट का टेस्ट दिया था, और नस्ट के 3-4 दिन बाद ही मेरा फास्ट का टेस्ट था। तो नस्ट के रिजल्ट से पहले ही मुझे फास्ट का रिजल्ट आ गया था और मेरी हो गई थी उसमें सिलेक्शन। लेकिन उसको फिर परसू करना भी अपने आप में एक वो चैलेंज था, क्योंकि अ, जब आपके सारे सिबलिंग्स मेडिकल में हों और आपके इर्द गिर्द लोग इस तरीके की किसी यूनिवर्सिटी में ना गए हों,
तो अगर आप किसी को बताते भी हैं या कहीं मतलब, तो मोस्टली कजन्स का और उनका यही रिएक्शन आता है, ये कौन सी फील्ड है या ये कौन से यूनिवर्सिटी है, क्योंकि फास्ट की तरफ तब हमारे साइड से, उस साइड से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही थे, कोई ज्यादा लोग नहीं थे। और उसके हिसाब से थोड़ा शुरू में बहुत सारा ये भी मिला था सुनने को कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और कोई और फील्ड ले लेते, बीबीए ले लेते या फिर कुछ और कर लेते। बट देन इसी की तरफ जाना था, और अल्टीमेटली अच्छा डिसीजन ही रहा है अभी तक तो, और फिर उसी को परसू किया आगे। सही। और फास्ट के 4 साल के बारे में बताएं, कैसा रहा फास्ट में टाइम, और हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम योर इंटरमीडिएट या स्कूल की एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट स्टाइल लगा एजुकेशन में। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे लिए थोड़ा सा शिफ्ट भी इस तरीके से था, क्योंकि मैं हैदराबाद में इंटरमीडिएट तक फैमिली के साथ ही रहा था। और उसके बाद अब जब मुझे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी थी, तो मुझे बैचलर लाइफ में आना था, क्योंकि मेरी फैमिली की वो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सिबलिंग्स जो है ना वो हैदराबाद में ही एजुकेशन कर रहे थे अपनी। तो मुझे ये स्टेप खुद के लिए लेना था, और मैंने बैचलर लाइफ में आना था। तो एक तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्टल की अच्छी कराची में, जितनी मैंने उस टाइम में देखी थी। तो हम और सेकेंडली अगर एजुकेशन के हिसाब से जाएं, तो फास्ट में जब स्टार्ट लिया था तो बिल्कुल ही थोड़ा मतलब अलग ही लगा था एनवायरनमेंट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस उससे पहले मैंने सिर्फ चलाया था, कंप्यूटर गेमिंग वगैरह की थी काफ़ी। और उसके अलावा कभी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से इतना नहीं, लेकिन बेसिकली चीज़ें देखी थी, लेकिन कभी उनको समझा नहीं था कि किस तरीके से लैंग्वेजेस चलती हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। तो अनलाइक एनी अदर पर्सन ज्वाइनिंग कंप्यूटर साइंस, जो आजकल काफ़ी शुरू में ही सी प्लस प्लस वगैरह और बेसिक लॉजिक बिल्डिंग वगैरह पढ़ के आते हैं, तो मेरा वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैंने जस्ट बेसिक ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को चलाए हुए थे, ऑफिस वगैरह ये वो। और उसके अलावा बस बेसिक गेमिंग वगैरह की हुई थी, तो इतना अंदाज़ा नहीं था। तो फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी टफ रहा था, और उसमें बेसिकली जीपीए भी बहुत कम रही थी। और उसके बाद ग्रेजुअली जो है ना, क्योंकि खुद का डिसीजन था, तो फिर मुझे यही था कि नहीं, अब यही करना है, क्योंकि मैंने खुद डिसीजन लिया है और आई शुड स्टैंड बाय इट। और उसमें फिर ये मज़ा आया कि आराम आराम से, और जो है ना, सब चीज़ें समझ के पढ़ के, और टाइम काफ़ी मिल जाता है अगर आप फास्ट के करीब ही रहते हैं। तो हम बिल्कुल फास्ट के पीछे ही रहते थे बैचलर। और दोस्त यार आपस में होते थे, तो अच्छा खासा जो है ना, उसको अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता, उधर ही थे सारे, तो आराम से जो है ना हमारी समझ समझ लेते थे चीज़ें एक दूसरे से। और शुरू में प्रोग्रामिंग पे इतने अच्छे नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया जीपीए भी शुरू में कम थी। तो उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करते रहे, कोर्सेज सब अच्छे से निकलते गए, और फिर एग्जैक्ट जो टाइम होता है डिग्री का, उसमें ही मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा टफ रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट हो गया। तो फिर काफ़ी काफ़ी अच्छे से डिग्री निकल गई, और 2020 में ग्रेजुएट हो गए थे हम। सही है। और फिर आपने जो पहली जॉब की, किस फील्ड में की, और किस कंपनी में की, और पाकिस्तान में क्या क्या किस तरीके से स्टार्ट किया करियर। सही से। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि शुरू में प्रोग्रामिंग पे काफ़ी तंग था, टू बी रियली ऑनेस्ट। और उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते गए, तो फिर कोडिंग और इन सब चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करता रहा मैं खुद। फिर साइड प्रोजेक्ट्स भी किए काफ़ी, जिसकी वजह से ये हुआ कि इंजीनियरिंग की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। हालांकि मैंने डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस वगैरह के कोर्सेज भी लिए थे डिग्री में, लेकिन मुझे उतना वो अपीलिंग नहीं लगा टू टू चूज़ एज अ करियर पाथ। तो मैंने फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही चूज़ किया। और एक मिस फॉर्चून हमारी बैच के साथ ये हुआ कि हम पीक कोविड में ही ग्रेजुएट हुए थे। तो उस वक्त जॉब मार्केट काफ़ी तंग थी, लेकिन हमें सबको जॉब्स मिल गई थी फिर भी। तो बेसिकली 2020 में जब ग्रेजुएट हुए, तो अप्रैल और मई का ही मंथ चल रहा था, और अभी हमारे फाइनल्स होने थे। तो उस वक्त कंपनीज ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसमें फोलियो सिस्टम्स और काफ़ी अच्छे अच्छे नाम्स हैं कंपनीज के। तो उन सब ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी, सबके प्रोसेस स्टार्ट हुए। और मेरे पास एस्टेरा का प्रोसेस चल रहा था, और दो तीन अलग और कंपनीज थी, उनका प्रोसेस चल रहा था। तो अराउंड मई के स्टार्ट में ही मुझे एस्टेरा से ऑफर आ गया था, और काफ़ी अच्छा एक ऑफर था। और कंपैरेटिवली जो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस थे, उनको भी मैं एंड तक लेके गया जस्ट टू हैव बेटर ऑप्शंस। लेकिन वो ऑफर भी इतने अच्छे नहीं थे, और उनका काम भी मुझे उस वक्त इतना खास नहीं लग रहा था। तो आई डिसाइडेड टू गो विद एस्टेरा, और मेरी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे जॉब लगी थी। और
2020 जुलाई में हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, और तब फर्स्ट डे था एस्टेरा में, और स्टार्ट किया था वहीं से। सही है। और थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क बताना चाहें आपकी, क्या किस किस्म का काम था एक्स्ट्रा में? अच्छा, एस्टेरा में बेसिकली, एस्टेरा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो एस्टेरा में मोस्टली जो लैंग्वेज वाइज तो सी शार्प, डॉट नेट, और अभी जावास्क्रिप्ट और पाइथन पे भी काम स्टार्ट हो गया था जब हम निकले थे एस्टेरा से। लेकिन बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनके ईटीएल टूल्स हैं, एंटरप्राइज टूल्स हैं, डेटा वेयर हाउसिंग के, डेटा साइंस के, डेटा सर्विसेज के। तो उन टूल्स पे आपका काम होता है, आप उसकी डेवलपमेंट करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, डिज़ाइन डिस्कशंस ये वो सब इन्वॉल्व होते हो आप उसमें। और एस्टेरा का खुद का ही बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्लाइंट जस्ट परचेज करके उसको अपने पास ही डिप्लॉय करते हैं, और अपने पास ही आपको जस्ट डेवलपमेंट का ही ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पे। और अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस भी वहाँ पे। लाइक मैंने ज्वाइन एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया था, फिर एक साल बाद आई गॉट प्रोमोटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद फिर एक साल बाद जो है ना, बेसिकली 2 ढाई साल बाद मेरी टीम ने एक प्रोडक्ट भी रिलीज किया था, जो अब एस्टेरा एपीआई मैनेजमेंट के नाम से एक प्रोडक्ट भी है मार्केट में। तो उसमें भी काफ़ी एफर्ट्स मेरी ही थी, क्योंकि शुरू के 6 महीने 8 महीने आई वाज लाइक अ जूनियर डेवलपर देयर। उसके बाद मुझे ही सारी बेसिकली कॉन्टेक्ट पर्सन मैं था उस प्रोडक्ट का। और मेरे साथ और भी डेवलपर्स थे, पूरी टीम थी, और उसमें फिर हमने 2 इयर्स के टाइम में जो है ना उसको रिलीज़ किया था प्रोडक्ट को, और वो अभी मार्केट में भी है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ओवरऑल, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी, बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज भी, और लैंग्वेजेस वाइज भी, और किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम होता है। क्योंकि आपको पता होगा, बीइंग एन इन्फेंट, फर्स्ट जॉब जो होती है वो बहुत बहुत क्रूशल होती है, लाइक इट कैन मेक एंड ब्रेक का करियर। तो काफ़ी अच्छा रहा था टाइम, लाइक उधर भी। सही। और फिर ये कब सोचा कि यार कहीं बाहर अप्लाई करते हैं, और फिर किन किन कंट्रीज में अप्लाई किया, और हाउ डिड दिस एंडेड अप टू सिंगापुर? अच्छा, तो सबसे पहले तो लाइक 2022 का जुलाई चल रहा था, जुलाई अगस्त चल रहा था, उसमें हम वहाँ पे कुछ दोस्त होते थे, और हमारा यही डिसीजन था कि अब हमने शायद तब 2 इयर्स और 5 मंथ्स का टाइम गुजार चुके थे हम एस्टेरा में, और वो हमें लग रहा था कि काफ़ी है अब, और हमारे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मैच्योर हो गए थे, और वो तो हम कुछ और सीखना चाह रहे थे, कुछ और टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाह रहे थे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाह रहे थे। तो पहले तो हमने लोकल मार्केट फिर भी देखी थी कि हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं लोकल मार्केट में। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स भी हैं, और लेकिन हमने कहा कि लेट्स लेट्स ट्राई आउट। और क्योंकि आपने ये भी बात नोट की होगी कि पाकिस्तान से अगर कोई बाहर निकलने की किसी से भी पूछता है या कोई भी बात करता है, तो मोस्टली दो ऑप्शंस ही बताए जाते हैं उनको। एक तो मास्टर्स होता है, विच इज़ द मोस्ट सिक्योर वे या इजी वे आउट। और सेकेंडली जो दूसरा वे होता है वो यही होता है कि आप जो है ना फिर हार्ड वे चूज करें और अप्लाई करें, फिर जब आपकी जॉब लगी। तो मास्टर्स का मेरा जो है ना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था, लाइक जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री मुझे मास्टर्स नहीं करना था। तो उसकी वजह से मैंने मास्टर्स को तो साइड रखा उस टाइम में, और डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन अप्लाइंग आउट, पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, क्योंकि हम जब एक बार यूनिवर्सिटी के बाद जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो हमारी थोड़ी ये प्रैक्टिस डाउन हो जाती है कि हम ज़्यादातर फोकस करते हैं फिर इंजीनियरिंग की तरफ इंस्टेड ऑफ लीड कोड, या इस तरफ एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ। तो वो चीज़ भी स्टार्ट कर दी थी, और डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया, जिसमें टॉप कंपनीज भी हैं फैंग लेवल की, और इंटरव्यूज़ भी हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैर उनका जो हायरिंग क्लोज हो गई, और उस वजह से। लेकिन फिर डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया मैंने। यूरोप की तरफ काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था कि क्योंकि लोग जा भी रहे थे हमारी बैच से, काफ़ी लोग एस्टोनिया और स्पेन और डिफरेंट एरियाज में गए हैं। तो वो था थोड़ा जर्मनी की तरफ भी, तो डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया था, और इंटरव्यूज़ भी हुए, दुबई में भी अप्लाई किया था। और फिर अगोडा का कुछ इस तरीके से हुआ कि अगोडा की ओपनिंग्स काफ़ी शो हुई थी लिंक्डइन पे भी, और जो है ना करियर साइट पे भी। तो मैंने जस्ट उनकी करियर साइट पे रेंडमली अप्लाई कर दिया था, और अराउंड बेसिकली अगोडा का डिसीजन उस तरीके से बना। और बाकी जो थे कंपनीज उसमें अप्लाई किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन स्कोप छोटा नहीं रखा था अपना कि मुझे सिर्फ इन कंट्रीज में जाना है। लेकिन अप्लाई किया था, बस वो कनाडा और यूएस की तरफ नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि इट्स टफ टू गेट देयर वीज़ा और उन सब के इश्यूज की वजह से। लेकिन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अप्लाई किया था, एंड देन
फिर ये हुआ कि अगोडा ने बेसिकली फिल्टर आउट किया और उन्होंने रीच आउट किया था। तो अगोडा का बेसिकली उस तरीके से आए। सही है। और थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताएं, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, कितने इंटरव्यूज हुए और किस किस टाइप ऑफ अच्छा, इंटरव्यूज के आते हैं। तो लाइक इनका इंटरव्यू मैं प्रोसेस बता देता हूँ, लेकिन सुनने वालों के लिए जस्ट एक के बेसिकली इसको प्रोसेस को जनरलाइज नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि अगोडा का प्रोसेस इस तरीके से है कि जो टीम्स हायर करती रहती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना प्रोसेस थोड़ा सा ट्विक करती हैं बेस्ड ऑन के उनको टेस्ट लेना है या नहीं लेना, उनको इंटरव्यूज 4 करने हैं या 3 करने हैं। तो ये थोड़ा बहुत इधर चलता रहता है। कुछ टीम्स के लिए या कुछ पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए आपके पास टेस्ट होता है सबसे पहले। तो मेरा ये हुआ था कि मैंने अप्लाई किया था और 20-25 दिन बाद मुझे एचआर की तरफ से ईमेल आई थी कि हम आपको बेसिकली इंटरव्यूज़ लेना चाह रहे हैं आपके। और मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ था, जस्ट इंटरव्यूज़ की मुझे इनविटेशन आई थी। और मेरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुआ था कि 2 इंटरव्यूज़ पहले एक एक और के वो कंसेक्यूटिव थे, लाइक एक के बाद दूसरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू प्रोसेस इनका भी बिल्कुल वही टिपिकल जो इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, लाइक कंप्लीट कोडिंग, लाइव कोडिंग होती है। और आई गेस कोड सिग्नल उनका प्लेटफॉर्म है जिस पे वो इंटरव्यूज लेते हैं। तो शुरू में बस आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाना होता है, और उसमें मुझे लगता है कि अगर आपकी पिच अच्छी हो, लाइक आप अपने आप को अच्छे से बता देते हैं, 1-1.5 मिनट का ही टाइम होता है आपके पास टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और उसमें अगर आप अच्छे से अपने आप को समझा देते हैं कि आप कर क्या रहे हैं और कहाँ से क्यों आना चाह रहे हैं, तो काफ़ी आपका जो है ना वहीं पे डिसीजन एक माइंड में उनके बैठ जाता है कि इज ही अ गुड पर्सन या नहीं, या किस तरीके से बेसिकली ये शेप आउट होगा इंटरव्यू आगे चल के। तो स्टार्ट उन 2 इंटरव्यूज में बेसिकली कंप्लीट कोडिंग पे फोकस था। लीड कोड इजी और मीडियम क्वेश्चन थे, और जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी वो सवाल देते हैं और आपको कंप्लीट कोड करना पड़ता है, विच मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेबल, मतलब वो रन करे या ना करे, लेकिन आपको उसको डिज़ाइन पूरा समझाना है अपने कोड का, और टेस्ट केसेस भी उसको बताने हैं कि कहाँ पे ये फेल होगा और क्यों फेल होगा। और फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह पे भी आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो वो 2 इंटरव्यूज हुए, और बेसिकली ये बैक टू बैक जो इंटरव्यूज हैं इनके ये नॉकआउट होते हैं। लाइक अगर पहले इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं हुआ तो इंटरव्यूअर आपको एंड में ही बता देगा, तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन द अदर कॉल। और तो मेरे पे ये हुआ कि एंड पे मुझे उसने बोला कि आप दूसरी कॉल ज्वाइन करें। तो दूसरी कॉल में बेसिकली सेम अगेन शुरू में इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा बहुत, और फिर मुझे मेरी सीवी से उसको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे लगे थे, तो लाइक ही वाज मोस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन दोस। तो उन पे थोड़ी बहुत बात हुई हमारी, और उसके बाद उसने भी सेम सवाल दे दिया इंटरव्यूअर ने, और वो पूरा लीड कोड आई गेस इजी या मीडियम में से कोई सवाल था, और वो सॉल्व करना था उसको। पूरा उसको ड्राई रन भी करवाना था साथ में इंटरव्यूअर को। और जस्ट लाइक एनी अदर फैंग कंपनीज या कोई भी अदर कंपनी, आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है इंटरव्यूअर से। यू जस्ट कैन नॉट सिट क्वाइट, और सामने वाला भी आपको चुप बैठने नहीं देगा। लाइक आपको हम्म। कंसेक्यूटिवली उससे बात करनी होती है। कहीं पे आप फंस रहे हो तो वो हेल्प भी करते हैं, काफ़ी अच्छे इंटरव्यूअर्स हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं आपकी। तो वो हुए, और उसके बाद जो मुझे करीब कुछ टाइम उन्होंने लिया था, 10 to 15 डेज का, और उसके बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगला राउंड भी सेम था, लाइक 2 इंटरव्यूज सेम डे पे, दोनों नॉकआउट, और 1-1 घंटे के इंटरव्यूज। लाइक दैट वाज, अगर आप उसके उस हिसाब से देखें सीरीज के हिसाब से, तो दैट वाज थर्ड एंड फोर्थ इंटरव्यू। लेकिन बेसिकली वो भी एक नॉकआउट ही थे अपने आप में। अगर आप थर्ड में नहीं क्वालिफाई कर पाते तो फोर्थ नहीं होगा आपका, एंड दैट्स इट। तो फिर जो थर्ड इंटरव्यू मेरा हुआ तो उसमें भी सेम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, एंड फिर 2 प्रोग्रामिंग के इनफैक्ट उन्होंने क्वेश्चंस करवाए थे। थोड़ा वो स्पीड को भी जज कर रहे थे कि किस हिसाब से आप सॉल्यूशंस को सोचते हैं, और किस हिसाब से उसको इंजीनियर करते हैं, और आगे किस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। तो वो हुआ, और एंड पे थोड़े बहुत फिर वो डाइवर्ट हो गए थे टुवर्ड्स माइक्रो सर्विसेज और डिज़ाइन लेवल के सवाल, कि क्यों कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रेफर की जाती है, जैसे मोनोलिथ को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है, या क्यों प्रेफर किया जाता है माइक्रो सर्विसेज को, कब प्रेफर किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ डिज़ाइन लेवल के उन्होंने सवाल किए। बेसिकली वो थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके उनको समझाएं कि क्यों कोई चीज़ ब्रेक क्या मेक कर सकती है किसी डिज़ाइन को।
तो वो इंटरव्यू हुआ और उसके बाद अगेन उन्होंने कहा कि यू कैन ज्वाइन द लास्ट कॉल। तो लास्ट जो इंटरव्यू होता है वो आपके इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ होता है, बेसिकली द टीम दैट यू विल बी ज्वाइनिंग, उसी के साथ आपका इंटरव्यू होता है। अ, और उस मैनेजर वो बेसिकली एक आप कह लें नॉन टेक्निकली टेक्निकल इंटरव्यू होता है, लाइक उसका शुरू का 35 to 40 मिनट्स कंप्लीट नॉन टेक्निकल चलता है। नॉन टेक्निकल इन द सेंस के बेसिकली वो आपकी सीवी पूरी स्किम करके और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं आपसे। तो उसमें फिर वो डिज़ाइन में भी चले जाते हैं, जैसे मेरी सीवीज पे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने कैशिंग या फिर कुछ अगर चीज़ें यूज़ की हुई थी, तो ही वॉज इंटरेस्टेड, और फिर वो काउंटर भी उसके लेके आ रहे थे कि आपने इसको प्रेफर क्यों नहीं किया और इसको क्यों प्रेफर किया। तो ये बेसिकली इंटरव्यू होता है, और उसके एंड में इट्स अप टू हिम। मेरे केस में ये हुआ था कि उन्होंने भी एक डिज़ाइन प्रॉब्लम मुझे दे दिया था। उसकी सिस्टम डिज़ाइन तो नहीं बनवाई, बट उन्होंने मुझसे वर्बली डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स पूछे और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्या बैंडविड्थ होगी, क्या कितने यूजर्स को कैटर कर सकता है सिस्टम, और इस तरीके से पूरा सिस्टम डिज़ाइन ही आप कह लें एंड में इंटरव्यू बन गया था। तो अच्छा, उसके एंड पे वो आपकी फिर जो है ना डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आप सेफ हैं और आपका प्रोसेस अच्छा गया है। तो ये 4 इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद वो 7 दिन का टाइम लेते हैं, 5 to 7 डेज। उसके बाद फिर अगेन इंजीनियरिंग मैनेजर से ही कॉल होती है आपकी, जिसमें वो आपको पूरा आपका ऑफर लेटर प्रेजेंट करते हैं कि आपका बेसिकली रिलोकेशन किस तरीके से होगी, आपकी सैलरी बेसिक कितनी है, और आपके फिर उसके अलावा बोनसेस कितने होंगे, इसके अलावा आपकी रिलोकेशन की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, मतलब पूरा जो आपका वो होता है। एंड देन आपको वही ऑफर लेटर ईमेल कर दिया जाता है, और आई गेस आपको 2 या 3 डेज का टाइम होता है टू टू एक्सेप्ट एंड रिप्लाई बैक। लेकिन आपका एक्सेप्टेंस तभी उसको अप्रूव होती है जब आप रिप्लाई में अपना पासपोर्ट अटैच करके भेजते हैं कि मैं विलिंग हूँ टू कम। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और ये पूरे प्रोसेस की मैंने आपको समरी बता दी है, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं ऐड करता चलूँ इसमें, वो ये है कि सबसे पहले तो अपनी सीवी में जो भी चीज़ें जो भी लिख रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। मोस्टली ये होता है कि फ्रेमवर्क्स और चीज़ें डाल दी जाती हैं, लेकिन जस्ट टू गेट फिल्टर, लेकिन फिर उसका आइडिया नहीं होता तो सामने फंस जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो एक वो चीज़, एंड सेकेंडली जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो 1 डेढ़ मिनट में ही अपनी पिच जो आप तैयार करके आ रहे हैं वो ऐसी हो कि वो सामने वाला जो है ना वो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वरना मोस्टली यहाँ पे जितने भी अगोड़ा में इंटरव्यूज हुए हैं वो जस्ट क्वेश्चन दे देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप अपनी पिच में कुछ बता देते हैं अच्छा सा, तो वो ज़्यादा उसमें फिर चले जाते हैं जिस जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, आप क्योंकि आपको पता है आपकी सीवी में क्या लिखा है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहा था। सही, सही। अच्छा, थोड़ा-सा चलें अब। मुझे तो आपने पूरा प्रोसेस तो बता दिया। हम्म। थोड़ा-सा कंपनी के बारे में बताएँ कि कंपनी क्या करती है और आपको वहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ पाकिस्तान में काम करने में कोई फ़र्क नज़र आया, या प्रोफ़ेशनली अ, एक जैसा ही एनवायरनमेंट है, या कोई डिफ़रेंस नज़र आया कंपनीज़ के दरमियान? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करता चलूँ, लाइक मेरा जो पिछली कंपनी में टेक स्टैक था दैट वाज सी शार्प और डॉट नेट, और यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो स्काला, जावा और पाइथन और रिएक्ट पे। तो कंप्लीट एक अलग ही टेक स्टैक है, और मोस्टली मुझे जो अभी क्वेरीज भी लोगों की रीच आउट हुई थी लिंक्डइन पे, तो देवर लाइक कि आपने क्या इन टेक स्टैक पे काम किया था। तो अगेन माय आंसर टू दोज थ्रू योर मीडियम वुड बी कि टेक स्टैक और टेक्नोलॉजीज डजेंट मैटर, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग करनी आनी चाहिए। और ये लोग भी इतना रिलाय नहीं करते, इवन स्काला एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम कंपनीज यूज़ कर रही हैं जिनका डेटा बहुत ज़्यादा है, जिनकी तो ये लोग फिल्टर कर देते हैं और आपका पूरा प्रोसेस लेते हैं। कोई लैंग्वेजेस का या उसका बैरियर नहीं देखते कि इसको ये लैंग्वेज नहीं आती है इस तरीके से। और बाकी वर्क लाइफ के हिसाब से अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ये फील हुआ है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है इनका। लाइक आप अगर आपका टाइम 9 to 6 है तो फिर आप उसी में काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप 6 के बाद आपको कोई नज़र भी नहीं आएगा, और ना ही आप आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना स्टार्ट, मतलब शुरू के दिनों में लाइक आप थोड़े होते हैं कि आप थोड़ा बैठे हैं और किसी के साथ डिस्कशन ये वो, लेकिन 6 के बाद आपको मुश्किल है कि कोई नज़र आए। तो वही 9 to 6 टाइमिंग्स होती हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके से है कि लाइक आपको वीकेंड्स पे या किसी भी दिन कोई कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई आपको टेक्स्ट नहीं करेगा,
और अगोडा बेसिकली एक Booking.com की सिस्टर कंपनी है, लाइक बुकिंग होल्डिंग्स इनकी पेरेंट कंपनी है, और Booking.com और अगोडा आपस में जो सिस्टर कंपनीज हैं। तो आई गेस सबको तकरीबन पता है कि ये बुकिंग का काम है इनका, जिसमें होटल्स और फ्लाइट्स और डिफरेंट अदर कैटेगरीज आ जाती हैं जो भी बुकिंग का सिस्टम होता है। और उसमें फिर इनके 3 ऑफिसेज हैं, इंडिया में है और थाईलैंड में है और सिंगापुर में है। और मलेशिया में भी आई गेस है, लेकिन वो सिर्फ सेल्स और उस ऑपरेशंस के लिए, सीजी के ऑपरेशंस के लिए। तो और इंजीनियरिंग टीम जो मोस्टली इनकी वो थाईलैंड और सिंगापुर में ही है। तो और बाकी जो फ़र्क दिखाई दिया वो ये था कि यहाँ पे लोग डिज़ाइन पे और बेसिकली इंजीनियरिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। मतलब कि आपके वीकली या बाई वीकली आपके सेशंस होते रहते हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स, कि कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ बैकएंड पे चलती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टीम में काम कर रहे हो उसमें उसका काम हो रहा हो या वो रिलेट कर रही हो उससे, लेकिन वो बेसिकली एक सेशन दे देते हैं जिसमें तकरीबन अगोड़ा के सारे डेवलपर्स या टेक्निकल पीपल होते हैं। और वो उसको, तो उस तरीके से बेसिकली आपकी ग्रोथ भी होती रहती है, आप अलग अलग चीज़ें इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दोस्त, तो आप सीखते भी रहते हो। और आई गेस काफ़ी रिलैक्स्ड है यहाँ पे माहौल जो मुझे दिखा है वर्क लाइफ के हिसाब से। लाइक एक बिल्कुल ही धीमे से और अच्छे से चलते हैं ये लोग। मेरे हिसाब से शायद बाकी कंपनीज भी यहाँ पे ऐसे ही हैं, क्योंकि मेरे साथ ही एक और बंदा भी पाकिस्तान से आया था यहाँ पे, और वो एक अलग कंपनी में है यहाँ पे, लेकिन ही वॉज फ्रॉम लाहौर, तो वो यहाँ पे एक अलग कंपनी है। लेकिन अगेन जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल ही सेम है, कि बहुत चेंज है, बड़ा बहुत बड़ा चेंज है इनफैक्ट। क्योंकि आपको ये लगता है शुरू के वीक्स में कि आप स्लो काम कर रहे हो, लेकिन फिर आपको जब फीडबैक्स मिलते हैं तो यू गेट टू नो कि आप बिल्कुल ही सही काम कर रहे हो और यहाँ पे काम इसी तरीके से होता है। तो वो काफ़ी चेंज दिखा था कि पाकिस्तान में हम बहुत तेज़ काम करते हैं और उसमें हम बहुत चीज़ें जो है ना बेसिकली जस्ट कर देते हैं और हमें खुद को पता नहीं होती, क्योंकि वो इंजीनियरिंग और उस चीज़ों पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट नहीं होता। तो उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी कुछ मुझे चेंज नज़र आया बिटवीन सिंगापुर की जॉब लाइफ और पाकिस्तान की जॉब लाइफ। सही है। अच्छा, और वहाँ पे आपका रिमोट वर्किंग स्ट्रक्चर है या हाइब्रिड है, किस तरीके से? ये हाइब्रिड चल रहे हैं अभी, लाइक इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम। 2 दिन आपको जाना पड़ता है, मेरी टीम अभी ट्यूसडे और वेनसडे को ऑफिस जाना पड़ता है हमें, और मंडे और टू थर्सडे और फ्राइडे आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी फिर आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी देते हैं, जिसमें आप अपनी डिफरेंट चीज़ें जैसे कि चेयर हो गई या इस तरीके की कोई अगर आपके फ्लैट में या रूम में नहीं है तो फिर आप वो चीज़ें ले सकते हैं। सही सही। अच्छा, क्लोज करते हैं, बस मैं कुछ जो है ना सिंगापुर के हवाले से पूछना चाहूँगा कि हाउ इज़ द वेदर और एनवायरनमेंट, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एशियंस हैं, और किस तरीके से वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए हैं, या यू थिंक कि नहीं जो है थोड़ा मुश्किल है बीइंग आउट ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, मुझे लाइक स्पीकिंग, लाइक इफ मुझे जो वहाँ से निकलते हुए ये था कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेटल इन अ न्यू कंट्री, लाइक क्योंकि अगर पाकिस्तानीज को देखें या इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, अपने दोस्तों यारों को देखें, तो सिंगापुर और इस साइड बहुत कम लोग हैं, लेकिन यूरोप की तरफ ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से प्लान्ड है कि आपको मतलब कोई मुसीबत ही नहीं आती। इवन अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मेरी जो वहाँ से मैं निकल रहा था तब मेरी जो उन्होंने टाइम लिया था पासपोर्ट पे सारा कुछ करने का, इमिग्रेशन वालों ने, दे टुक लाइक 10 मिनट्स, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सिंगापुर का वर्क वीज़ा दिखता कैसा है, विच वॉज ट्रूली सरप्राइजिंग। लेकिन जो लाहौर से बंदा आया था उसके साथ भी यही सीन हुआ था। और यहाँ पे हमारी जो टोटल जो टाइम लिया था इन्होंने इमिग्रेशन का, वो 1 मिनट था। लाइक कुछ भी नहीं किया, ना कुछ चेक किया, नथिंग। और दे इवन वेलकम्ड अस के थैंक यू फॉर चूजिंग आवर कंट्री और डिफरेंट चीज़ें, जिससे आपको काफ़ी खुशी भी होती है कि आप शायद अच्छे कंट्री में आ गए। और बाकी यहाँ के वेदर के हिसाब से तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, लाइक टेम्परेचर यहाँ पे मोस्टली 22 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, और बारिश हर दूसरे दिन या हर दिन पे 2-3 बार होती रहती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, लाइक कराची में तो हमें 160-170 का है, यहाँ पे 30-40 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी का भी बहुत, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है, अगर आप 60 किलोमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर लें तो दैट्स सिंगापुर, इतना छोटा कंट्री है। तो उस हिसाब से बाकी कम्युनिटी के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एशियन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब जो इंडियन और हमारा जो बांग्लादेशी और उस साइड का, इंडिया का तो इवन यहाँ पे एरियाज भी हैं लिटिल इंडिया के नाम से, और डिफरेंट टेम्पल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं।
और पाकिस्तानीज भी हैं, आपको हलाल फूड वगैरह भी काफ़ी इजीली मिल जाता है। अगर आप कंप्लीटली रॉ कुकिंग करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही इजीली मिल जाता है। अगर आप लेके खाते हैं या आप रेस्टोरेंट ढूंढते हैं तो वो भी लाइक KFC और डिफरेंट अदर ब्रांचेस भी वो भी काफ़ी हलाल हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से भी, और पाकिस्तानीज भी काफ़ी रह रहे हैं लाइक बेसिकली अगर आप ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं तो काफ़ी पाकिस्तानी से भी आपकी मुलाकात होती है, जो फैमिली के साथ इनफैक्ट यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि बहुत एक अच्छा कंट्री है लाइक आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से भी और आपकी फाइनेंसेस के हिसाब से भी, लाइफस्टाइल के हिसाब से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो पाकिस्तान से तो बहुत ही बड़ा चेंज है अगर यहाँ पे कोई आता है। लाइक हम खुद मेरे और वो दोस्त भी जो था, हम दोनों के लिए भी बहुत बड़ा चेंज है। लाइक अभी तक हम चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं और पता चलता है लाइक कैशलेस जो यहाँ पे शॉप्स होते हैं, यू कैन चेक आउट विदाउट एनीवन। तो उस तरीके की चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग थी पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए, कि एक एशियन कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा है सिंगापुर, लाइक इट्स वेरी लवली। और बस एक एक चीज़ जो यहाँ पे है वो है रेंटल बहुत महंगा है। लाइक अगर जस्ट एक रफ एग्जांपल देता रहा हूँ, तो जो ये रूम आप मेरा देख रहे हैं, लाइक इट कॉस्टेड मी अराउंड 22 to 2400 सिंगापुरियन डॉलर्स, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप PKR में कन्वर्ट करें तो शायद ये 5-6 लाख बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी सी चीज़ें हैं, आपका खाना पीना, आपकी कॉस्ट ऑफ बाकी मतलब रेंटल के अलावा बाकी आप जितनी भी कॉस्ट लगा लें तो $200-300 में भी आपका सब कुछ हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी चीप। तो कॉस्ट ऑफ खाना पीना, घूमना फिरना चलना वो बहुत कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेंटल वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है यहाँ पे। और टैक्सेस की बात करें तो काफ़ी मिनिमल है यहाँ पे। लाइक अगर आपका ऑफर 100K to 150K तक है तो आपके टैक्सेस सिर्फ 4 to 7% होता है, विच इज़ वेरी मिनिमल। तो टैक्सेस काफ़ी कम है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छा है लाइक एज अ कंट्री यहाँ पे। मतलब मे बी आई डोंट नो कि बीइंग अ बैचलर शायद ज़्यादा इजी है यहाँ पे सेटल डाउन होना, लेकिन आगे चल के डिफरेंट चीज़ों का पता चलता है आपको, स्कूलिंग और वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इट्स अ गुड कंट्री। और सिंगापुर जो है वो सिटीजनशिप तो ऑफर नहीं करता, यानी आपको रेगुलरली वीजा लेनी पड़ेगी। लाइक सिंगापुर करता है अभी, सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा टफ है। लाइक आपको एटलीस्ट पहले यहाँ पे 2 साल जॉब करनी चाहिए, या यहाँ पे आप रहे हो और आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें आपने टैक्स भी पे किया हो टाइम पे। और आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सैलरी जो है वो पूरी डिपॉजिट की जाती है, कंपनी का कोई वास्ता नहीं होता उससे। कम वो कंट्री जो है ना साल के एंड पे आपको एक बेसिकली चालान भेज देते हैं, जो आपका टैक्स होता है ऑन ऑल द अर्निंग्स दैट यू गॉट थ्रू आउट द ईयर, और फिर वो आपको जाके पे करना होता है। तो उस हिसाब से जो है ना बेसिकली काफ़ी ये सीन है बेसिकली यहाँ। सही है। तो सिटीजनशिप यानी है, मिल जाती है, ऑप्शन है। सही सही। ऑप्शन है। अगर आप काफ़ी टाइम रहें यहाँ पे, लाइक अगर आप 6 साल 4 साल रहें और फिर आपका रिकॉर्ड क्लियर हो और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए, टाइम भी लेते हैं काफ़ी। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे हुआ था, ऑफिस में सेशन हुआ था ऑन हाउ टू गेट अ सिंगापुरियन PR, और उसके बाद सिटीजनशिप कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें पहला कोट भी यही है कि आप एटलीस्ट 1 साल के बाद अप्लाई करें, लेकिन 2 साल के बाद करें तो इट्स अ गुड गुड बेसिकली केस टू प्रेजेंट फॉर अस एज वेल। लेकिन अगर आप 1 साल 6 महीनों के बाद करते हैं तो इट्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। फिर वो मिलती है ना मिलती है, दैट्स अनदर केस। और अभी आई गेस काफ़ी लोगों को मिली भी है, लेकिन वो अगेन फिर छोटा कंट्री है तो वो सारा प्लान आउट करते हैं कि कितनों को देनी है कितनों को नहीं देनी। सो या सही सूरज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हमारी दुआ है यार आप इसी तरह कामयाब हों और सिंगापुर में जाके नाम रोशन करें पाकिस्तान का। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड थैंक वीडियो यू। अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।